गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस ऑनलाइन क्लासेज में मैं बीए बीएड फोर्थ ईयर की जो पेडागोजी सब्जेक्ट है हिंदी शिक्षण, उसके संदर्भ में बात करूंगा। आज का जो मेरा प्रकरण रहेगा वो आपका जो थर्ड इकाई है, उसमें आपके 4 शिक्षण विधियाँ दी गई है। उन 4 शिक्षण विधियों में आज हम पहली जो शिक्षण विधि है व्याकरण अनुवाद प्रणाली या व्याकरण अनुवाद विधि, उसके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। ठीक है ना। तो व्याकरण अनुवाद विधि है क्या, किस कार्य में आती है, इसका उपयोग कैसे है, क्या इसमें लाभ है, क्या इसमें दोष हैं, इन सब के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो ये बनती है, सबसे पहला प्रश्न यही उठता है कि जो व्याकरण अनुवाद प्रणाली है वो है क्या, इसमें हम किस प्रकार से द्वितीय भाषा का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहली बात ये आती है कि जिस प्रणाली में मातृभाषा की सहायता से अनुवाद करते हुए, पहला शब्द इंपॉर्टेंट क्या है, मातृभाषा, और दूसरा शब्द क्या है, अनुवाद, यानी मातृभाषा में अनुवाद करते हुए, द्वितीय भाषा का मतलब है मातृभाषा के अलावा अन्य कोई भी भाषा। द्वितीय भाषा का मतलब या सेकंड भाषा का मतलब है मातृभाषा के अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक छात्र की मातृभाषा क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग होती है और उस मातृभाषा की सहायता से वह अन्य भाषाओं को सीखने का प्रयास करता है तथा साथ ही द्वितीय भाषा की व्याकरण को अलग से पढ़ाया जाता है या पढ़ा जाता है। इस प्रणाली को हम व्याकरण अनुवाद प्रणाली कहते हैं। क्या समझ में आया? वह प्रणाली जिसमें मातृभाषा की सहायता से अनुवाद करते हुए अन्य द्वितीय भाषा कोई सी भी हो सकती है, वो संस्कृत, तमिल, गुजराती, अंग्रेजी, जो भी आपको रखना चाहे द्वितीय भाषा में, वह उसका अध्ययन किया जाता है। साथ ही उसकी व्याकरण को अलग से पढ़ा जाता हो, समझा जाता हो। ऐसी प्रणाली को, ऐसी विधि को हम व्याकरण अनुवाद प्रणाली या व्याकरण अनुवाद विधि कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में, इंग्लिश में इस विधि को ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड के नाम से जाना जाता है। यह विधि सभी भाषाओं में समान रूप से पढ़ी जाती है, प्रयोग में ली जाती है और इस विधि का उपयोग परंपरागत रूप से अभी भी जो है हमारे भारतवर्ष के अधिकांशतः विद्यालयों में किया जाता है। ठीक है। क्योंकि विषय आपका हिंदी शिक्षण है तो हिंदी शिक्षण में हम यहाँ पर हिंदी को, यानी जिन प्रदेशों में मातृभाषा के रूप में हिंदी नहीं पढ़ी जाती हो, उन प्रदेशों में हिंदी को इस विधि की सहायता से सीखा जाता है। ठीक है। तो ये हो गई व्याकरण अनुवाद प्रणाली। इस व्याकरण अनुवाद प्रणाली की कुछ विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के बारे में हम सबसे पहले चर्चा करते हैं। क्या क्या विशेषताएं हैं। पहली विशेषता सामने निकल करके आती है, यह एक परंपरागत, प्राचीन एवं शास्त्रीय विधि है। ठीक है। कैसी है? परंपरागत, प्राचीन सबसे पुरानी, और शास्त्रीय यानी मनोवैज्ञानिक नहीं है। ठीक है। दूसरी है बात, यह लगभग 200 वर्ष पुरानी मानी हुई है, यानी सबसे पहले इसी विधि की सहायता से अन्य भाषाओं को सीखने का प्रयास किया गया। अन्य विधियों का जन्म इस विधि के उपरांत माना गया है। तीसरी बात आती है, इस विधि का कोई भी मनोवैज्ञानिक आधार नहीं है। इस विधि का कोई भी मनोवैज्ञानिक आधार नहीं है। ठीक है। 3 बातें विशेष तौर पर समझने की कोशिश कीजिए। यह एक परंपरागत यानी ट्रेडिशनल, प्राचीन यानी सबसे पुरानी, और शास्त्रीय का मतलब हो गया दार्शनिक। यह एक परंपरागत, प्राचीन और दार्शनिक विधि है। यह लगभग 200 वर्ष पुरानी है और इस विधि का प्रयोग लगभग 200 वर्षों से अंग्रेजों के द्वारा और हमारे द्वारा बराबर रूप से किया जाता रहा है।
इस विधि का कोई भी मनोवैज्ञानिक आधार नहीं है, यानी यह एक साइंटिफिक मेथड नहीं है। दिस इज नॉट ए साइंटिफिक मेथड, इट इज बेस्ड ऑन फिलोसफिकल बेसिस। यह केवल दार्शनिक आधारित विधि है। दार्शनिक आधारित विधि है तो इसके बारे में दो बातें निकल करके आती है, ये आप बताते जाना। इस विधि के दो दार्शनिक आधार हैं। इस विधि के दो दार्शनिक आधार हैं। कितने? दो। पहला आधार क्या है? बिना मातृभाषा की सहायता के किसी भी भाषा को नहीं सीखा जा सकता। नहीं सीखा जा सकता। पहला आधार क्या कहता है? ये विधि क्या कहती है कि इस मतलब बिना मातृभाषा की सहायता से, क्योंकि ये विधि मातृभाषा के अनुवाद पर आधारित है तो उसका मानना भी यही होगा, ये मातृभाषा को ज्यादा इंपॉर्टेंस देगी। तो ये कह रही है बिना मातृभाषा की सहायता के हम किसी भी अन्य भाषा को नहीं सीख सकते, पहली बात। दूसरी बात क्या कहती है? वो दूसरी बात को देखिए, व्याकरण भाषा की आत्मा होती है। The grammar is the soul of the language। क्या होती है? आत्मा। व्याकरण भाषा की आत्मा होती है। व्याकरण को अलग से ही सीखा जाना चाहिए। ठीक है। अब इन दोनों आधारों को अगर आप देखना चाह रहे हो तो इसमें जो दूसरा वाला आधार है इसको आप अपने विद्यालय काल में जाइए, जब आपने कक्षा 6, 7, 8 में अध्ययन किया हो, 9, 10 में जब अध्ययन किया हो तो उस कालखंड को याद कीजिए और उस कालखंड को याद करते समय पर अन्य भाषा अर्थात आपने अंग्रेजी या संस्कृत भाषा को किस विधि के माध्यम से पढ़ा होगा, आपके अध्यापक के द्वारा उस समय पर आपको इन भाषाओं को किस विधि के माध्यम से पढ़ाया गया। मैं आपसे कह रहा हूं 100% निश्चित तौर पर आपने, जो बालक अंग्रेजी माध्यम के नहीं है उन्होंने सबने इसी विधि से पढ़ा होगा। सबसे पहले शिक्षक ने आपको पुस्तक की सहायता से उस पाठ का, लेसन का अनुवाद करते हुए पढ़ाया गया होगा, तो आपको किताब पढ़ा दी गई होगी और अंत में अलग अलग बीच बीच समय काल में उस भाषा की व्याकरण को भी पढ़ाया होगा। तो यह विधि भी यही कह रही है कि मातृभाषा की सहायता में अनुवाद करते हुए पढ़ना चाहिए, बिल्कुल हमने ऐसे ही पढ़ा है। और क्या व्याकरण को अलग अलग पढ़ना चाहिए? हाँ, हमने व्याकरण को भी अलग ही पढ़ा है। तो ये 2-3 बातें हमारे मुझे समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है। अब इस विधि के हम कुछ लाभों की बात करते हैं। तो इस विधि के लाभों की बात करते हैं, उससे पहले हमें सबसे पहली बात तो इस विधि की 3 बातों को ध्यान से सीखना चाहिए। 3 बातों को सीखने का मतलब है जो इसके आधार बिंदु हैं। तो मैं व्याकरण विधि के, व्याकरण अनुवाद प्रणाली के 3 आधार बिंदुओं के बारे में आपसे चर्चा कर रहा था। तो पहला जो आधार बिंदु है वो ये है, इस विधि के अनुसार मातृभाषा प्रथम रूप से अनिवार्य है, अर्थात मातृभाषा का प्रयोग करना आवश्यक है। दूसरी बात यह है जो ये कहती है कि व्याकरण अलग पढ़ाई जानी चाहिए। और तीसरी बात, अनुवाद का आधार वाक्य होना चाहिए। यानी जब आधार किया जाए, जब अनुवाद का
आधा जो रखा जाए, यानी पूरे पैराग्राफ का अर्थ नहीं होना चाहिए, एक एक शब्द का अर्थ करते हुए पूरे वाक्य को उसमें जोड़ना चाहिए। जैसे कह दिया दिस इज ए कैट, तो दिस यानी यह, इज यानी है, ए यानी एक, कैट यानी बिल्ली। अब इसको अगर हम अनुवाद के आधार पर बोले तो यह है एक बिल्ली, लेकिन जब इसका अनुवाद करेंगे तो ट्रांसलेशन ग्रामर मेथड में क्या कहता है कि द्वितीय भाषा में इसको सही रूप में इसका अनुवाद बाकी के आधार पर होना चाहिए, तब हम इसका हिंदी में अर्थ करते थे यह एक बिल्ली है। तो इसका मतलब हो गया कि दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, लेकिन अनुवाद दोनों का समान अर्थ में है। क्या समझ में आई बात है? दोनों का जो स्ट्रक्चर है दोनों भाषाओं का, दिस इज ए कैट और यह एक बिल्ली है, यानी अंग्रेजी भाषा का स्ट्रक्चर संगठन और हिंदी भाषा का संगठन दोनों अलग अलग है, किंतु जो अनुवाद का आधार है यानी वो समान है। अर्थ दोनों दिस इज ए कैट और यह एक बिल्ली है, दोनों भाषाओं को समझने वाला एक ही समान रूप से इनका अनुवाद देता है, एक ही रूप से अर्थ लेता है। इसका मतलब क्या हो गया? वाक्य शिक्षण इकाई है, शिक्षण इकाई क्या है? वाक्य। सेंटेंस इज द टीचिंग यूनिट। तो ये तीन बातें आपके समझ में आ गई होंगी। इन तीन बेसिस पर ही यह विधि आगे बढ़ती है और मूलतः इन तीन बिंदुओं को ध्यान रखते ही शिक्षक को शिक्षण कराया जाना चाहिए दूसरी भाषा का, तो बालक इस विधि को आसानी से सीख सकता है। अब हम इस विधि के लाभों की चर्चा करेंगे। तो इस विधि के जब लाभ देखें हम, तो लाभ बहुत सारे हैं, लेकिन हम कुछ लाभों को देखें जो इंपॉर्टेंस हैं वो क्या क्या है। पहली बात तो यह है, इस विधि में शिक्षक को अतिरिक्त मेहनत नहीं करनी पड़ती है। समय की बचत। शिक्षक को तैयारी के लिए विशेष समय की आवश्यकता नहीं होती है। अगर वह इस विधि से किसी दूसरी भाषा को सिखाने का प्रयास कर रहा है तो इसमें केवल एक पुस्तक की आवश्यकता है, और पुस्तक की आवश्यकता है तो पुस्तक की सहायता से छात्र और बालक दोनों अनुवाद करते हुए पढ़ सकते हैं, किसी विशेष TLM की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना? तो अगर किसी प्रकार की अन्य सामग्री की आवश्यकता नहीं है तो इसका मतलब है ये आर्थिक बचत भी कर दी है, आर्थिक रूप से कम खर्चीली है, यानी इसमें कोई अतिरिक्त एक्स्ट्रा शिक्षक को खर्च करने की जरूरत नहीं है, विद्यालय को ऐसा कोई करने की जरूरत नहीं है। क्लासरूम पर्याप्त है, क्लासरूम भी आवश्यक नहीं है, तो ब्लैक बोर्ड लेकर के आप खुले में भी इस विधि के माध्यम से पढ़ा सकते हैं। इसका मतलब आसानी से समझ में आ गया होगा। हम रविन्द्रनाथ टैगोर के अगर शांति शिक्षा निकेतन की बात करें उस समय पर, तो वो ज्यादातर मैंने जो उसके बारे में जानने का प्रयास किया उसमें एक बात निकल करके आई थी कि जो क्लासरूम तो जो क्लासें थी वो क्लासरूम में नहीं लगती थी, खुले पेड़ों के नीचे लगती थी, यानी वहां कमरे तो थे लेकिन वो कमरे केवल ऑफिस वर्क के लिए थे, क्लासरूम के लिए नहीं थे। तो वही कंडीशन ये हो रही है कि इस विधि में भी हम लोगों को ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि हम विशेष रूप हमें एक शाम पट हो कहीं भी लगा लें, किताब हो उसके और शायद से हम आराम से दूसरी भाषा का अध्ययन कर सकते हैं। तीसरी बात, शिक्षक के श्रम की बचत करती है। ठीक है ना? चौथी बात जब इसकी करते हैं हम तो ये समझ में आएगा शिक्षक को इसमें अतिरिक्त श्रम नहीं करना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी। पांचवी बात यह है कि बोध की आसानी से जांच हो जाती है। शिक्षक के द्वारा इस बात को आसानी से देखा जा सकता है कि जो ज्ञान प्राप्त हुआ है बालक को, उसकी जांच वो वही क्लासरूम में आराम से स्पोकन के माध्यम से पूछने के द्वारा वक्ता और श्रोता की भूमिका में कर सकता है। ठीक है ना? पांचवी बात आते हैं कि ये जो विधि है ये दो सिद्धांतों और सूत्रों पर आधारित है। दो सूत्र कौन कौन से हैं? एक तो है ज्ञात से अज्ञात की ओर, और दूसरा है सरल से कठिन की ओर। ये दो सूत्रों पर आधारित है। दो सूत्र का मतलब हो गया यहाँ नॉन से अननोन और सिंप्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स। ये दोनों सूत्र किसी भी विधि को सबसे अच्छा बनाने के लिए पर्याप्त हैं। अगर ये दो सूत्र किसी भी विधि में पाए जाते हैं तो वो विधि अपने आप में अच्छी हो जाती है। तो ये विधि में ये दो सूत्र मिलने का मतलब हो गया, देखो ज्ञात से अज्ञात। यहाँ पर ज्ञात है मातृभाषा, किसी भी व्यक्ति पर मातृभाषा आती है, और अज्ञात व द्वितीय भाषा। तो ज्ञात से अज्ञात यानी मातृभाषा की सहायता से हम अज्ञात भाषा को सीखने का प्रयास
करते हैं। दूसरा है सरल से कठिन की ओर। मातृभाषा में सीखना हमेशा सरल होता है और द्वितीय भाषा में सीखना हमेशा कठिन होता है। तो ये मातृभाषा में सिखाते सिखाते द्वितीय भाषा में ही अध्ययन करा देती है। तो ये बात हमारे इसके समझ में आ गई। दूसरी बात, अगर इसको हम जब देखें इस विधि में और भी कई सारे फायदे हैं, बहुत सारे लाभ हैं, लेकिन उन लाभों की जब हम चर्चा करते हैं तो उन चर्चाओं में हमारे सामने एक बात आती है कि जो है यह विधि सबसे बड़ा जो काम करती है वो ब्रिज का काम करती है, पुल का काम करती है। पुल क्या होता है? यह क्या करती है? मातृभाषा को द्वितीय भाषा से जोड़ती है। ठीक है ना? यानी दोनों भाषाओं को आपस में जोड़ती है। इन व्यक्ति के पास में दो भाषाओं को अधिकार प्राप्त करने में सहायता करती है। अगर आप नेचुरल मेथड से पढ़ेंगे तो नेचुरल मेथड में आपको ये बात समझ में आएगी कि जो है केवल द्वितीय भाषा का अध्ययन द्वितीय भाषा में ही कराया जाता है। लेकिन जब ट्रांसलेशन ग्रामर मेथड में हम देखेंगे तो किसी भी बालक को मातृभाषा की भी पूर्णता के साथ साथ द्वितीय भाषा में भी जो है पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। साथ ही बात करें विभिन्न परिस्थितियों में आवश्यक उपयोगी किसी प्रकार की विपरीत परिस्थिति हो वहां पर भी इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है ना? विपरीत परिस्थितियां जैसे कोविड-19 चल रहा है, तो इस कोविड-19 के दौर में भी हम ऑनलाइन अगर यहाँ से किसी पाठ को अनुवाद करते हुए किताब की सहायता से शिक्षक पढ़े, आज इससे ज्यादा विपरीत परिस्थिति हमारे सामने नहीं हो सकती है। लेकिन इस विपरीत परिस्थिति में भी इस विधि का प्रयोग करते हुए हम दूसरी भाषा को सीख सकते हैं। आप शिक्षक यहाँ से अनुवाद करेगा, आप किताब में वहां देखते हुए उस अनुवाद को ध्यानपूर्वक सुनते हुए अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है? और सबसे बड़ी बात है ये अतिरिक्त सामग्री की अतिरिक्त सहायक सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कोई TLM या किसी प्रकार की विशेष सामग्री की इस विधि के माध्यम से आवश्यकता नहीं होती है। तो इतना तो आप लोगों के समझ में आ जाना चाहिए कि यह विधि एक ट्रेडिशन है, परंपरागत है। यह उस समय से प्रचलन में आ रही है जब शिक्षा में ज्यादा नवीन प्रयोग नहीं हुए थे। इसका मतलब है ये ट्रेडिशनल आधार पर अपने आप को समृद्ध करती आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस विधि का आज भी उतना ही उपयोग होता है उससे जितना प्राचीन समय में होता था। आज भी अधिकांश जो हमारे ट्रेडिशनल विद्यालय हैं, जो एक माध्यम में चलने वाले हैं, जो मातृभाषा के रूप में चलते हैं या मातृभाषा के माध्यम के रूप में चलते हैं, उनमें द्वितीय भाषा को इसी विधि से पढ़ाया जाता है। ज़्यादातर शिक्षक भारत जैसी परिस्थितियों में इसी विधि के हैं। जिन्होंने अपना अध्ययन डायरेक्ट मेथड यानी प्रत्यक्ष विधि से नहीं किया है, वो मातृभाषा की सहायता से ही पढ़ाने में सक्षम हो पाते हैं। नवीन परिस्थितियों में अब जरूर डायरेक्ट मेथड का प्रयोग कुछ हद तक बढ़ने लगा है बड़े शहरों में, महानगरों में देखें जब, लेकिन भारतीय दृष्टिकोण में अभी भी इस विधि का बहुत ही ज्यादा उपयोग है। ये इसके लाभ आपने देखे होंगे। अब इस विधि के दोषों के बारे में हम चर्चा करेंगे। इस विधि में क्या दोष हो सकते हैं इसके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात निकल करके आती है, यह एक अमनोवैज्ञानिक विधि है। अभी एक शब्द लिख दिया है लिखने को अमनोवैज्ञानिक, लेकिन इस अमनोवैज्ञानिक शब्द को समझने के लिए हमें अंदर तक जाना पड़ेगा। अब अंदर तक जाने का मतलब ये हो गया कि इस शब्द के लिए सबसे पहले हमें भाषा सीखने की एक मनोविज्ञान के सिद्धांत पर जाना पड़ेगा। अब मनोविज्ञान का सिद्धांत कहता है कि भाषा को सीखने के लिए कुछ क्रम निश्चित हैं, क्योंकि व्यक्ति के द्वारा कुछ जो है कौशल किए जाते हैं। कौशल यानी जिन्हें हम कहते हैं भाषा कौशल। अब जब भाषा कौशल की बात करते हैं तो भाषा कौशल के बारे में समझिए। भाषा कौशल को ये माना गया है कि भाई व्यक्ति के पास में 4 प्रकार के भाषा कौशल होते हैं, लेकिन किसी भी कौशल को किसी भी क्रम में पढ़ना या पहले करना शुरू कर दे तो पूरा व्यवस्था ढंग बेकार हो जाती है। एक छोटे से बच्चे को
जब वह जन्म लेता है उसके बाद में वह नेचुरल क्रम, प्राकृतिक क्रम, ईश्वर के द्वारा दी गया प्रकृति प्रदत्त क्रम किस क्रम में यूज करता है उसको समझने की कोशिश करें। पहले इन 4 कौशलों के बारे में बात करते हैं। इन 4 कौशलों में पहला कौशल आता है, सबसे पहला कौशल जब देखें हम श्रवण, यानी एक बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहले क्या करता है, श्रवण करता है, यानी सुनता है। ठीक है, अब श्रवण का मतलब हो गया माता पिता के द्वारा, परिवार के द्वारा उसके मन में जो है अनेक प्रकार के शब्दों को जन्म दिया जाता है, और उसके बाद में जब वह श्रवण करना अच्छी तरह सीख जाता है तो फिर 6 महीने बाद वो धीरे धीरे शब्दों का उच्चारण करना शुरू कर देता है। तो यानी ये हो गया उच्चारण। और फिर इसके बाद में वह पढ़ना चालू करता है, अंत में पठन, और चौथा जो बनता है वो बनता है लेखन। ठीक है ना, तो श्रवण, उच्चारण, पठन और लेखन, ये 4 नेचुरल क्रम है। 4 नेचुरल, अगर कोई भी भाषा को इसी क्रम में सीखा जाए, जैसे आपने अपनी मातृभाषा को इसी क्रम में सीखा होगा, सबसे पहले आपने माता पिता के द्वारा, परिवार के द्वारा, परिवार के अन्य जनों के द्वारा मातृभाषा के शब्दों को एक छोटे से बालक के शब्द को बार बार सुनाया जाता है और वह बड़े आनंद से श्रवण करता है, और श्रवण करने के बाद में धीरे धीरे उन शब्दों को उच्चारण करने की ताकत उसमें आती है, चाहे वो पहला शब्द माँ के रूप में ही क्यों ना हो। उसके बाद में वह पठन करता है, पठन करने के बाद में अंत में लेखन करना सीखता है, यानी पठन और लेखन ये दोनों कौशल विद्यालय में, ये दोनों जो है विद्यालय में जाने के बाद में सीखता है। लेकिन ये 2 कौशल ऐसे हैं जो परिवार की पाठशाला में सीख लेता है। किसी व्यक्ति को इन दोनों कौशलों के, अगर किसी व्यक्ति के पास में ये 2 कौशल हैं तो वह निश्चित रूप से मान के चलिए कि वह जीवन यापन को अच्छी तरह से गुजार सकता है, चाहे इसके पास में ये दोनों ना हो। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, साक्षर रूप में जाने जाते हैं, जिनपे ना तो पढ़ना आता है ना लिखना आता है, किंतु उन्होंने अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह से गुजारा है। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि भाई ये 2 कौशल अगर किसी व्यक्ति के पास में नहीं है तो उसके बावजूद वह अपने जीवन को अच्छी तरह से गुजार सकता है, किंतु ये 2 जो कौशल हैं, श्रवण और उच्चारण कौशल, अगर किसी व्यक्ति के पास में नहीं है तो उसका निश्चित से मान के चलिए कि जीवन में आगे बढ़ने का जो है सपना है, वह जीवन है बड़ा ही दुर्गम हो जाता है। तो मैं ये कह रहा था कि भाषा सीखने की 4 कौशल है, इनको क्रम से बांधा गया है, और ये जो वाली विधि है, यह विधि इन 4 क्रमों को नहीं फॉलो करती है। फॉलो नहीं करने का मतलब ये हो गया कि श्रवण, उच्चारण, पठन, लेखन, यह विधि बालक को जो है श्रवण नहीं करता है इस विधि के माध्यम से, वो इस विधि को पढ़ते हुए, अनुवाद करते हुए सीखता है। इसका मतलब हो गया कि ये जो विधि है, इसमें सबसे पहले उसके अल्फाबेटों को बनाना सिखाया जाता है, तो ये नेचुरल क्रम को भंग करने वाली विधि है। तो इस आधार पर हम इसे मनोवैज्ञानिक विधि कहते हैं। ये जो वाली विधि है, यह सबसे पहले राइटिंग पर आधारित होती है, किस पर, लिखित लेखन कौशल पर आधारित है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि दूसरी भाषा को लिखने के आधार पर यह विधि इसको सिखाती है। तो सबसे पहला वो जो ये आता है कि यह जो है सीखने के, यह भाषा के सीखने के कौशलों पर आधारित नहीं है। मैंने अभी बता दिया आप लोगों को 4 कौशल पर आधारित नहीं है। ठीक है, तीसरी बात, इस विधि की जो सबसे बड़ी बात होती है वो ये है कि ये कोई मनोवैज्ञानिक आधार नहीं रखती, और ये भाषा सीखने के कौशल पर भी आधारित नहीं है। तो ये भाषा सीखने के कौशल पर जो है, ये बच्चे को जो है केवल किताबी ज्ञान को प्रदान करती है। जिसका मतलब हो गया यह एक पुस्तकीय क्रीड़ा प्रणाली है। ये साफ लिखा गया है, बुकिश, यानी इस विधि को पुस्तकीय क्रीड़ा प्रणाली इसलिए कहते हैं क्योंकि बालक केवल पुस्तक, दूसरी भाषा की पुस्तकों को ही पढ़ता है और उनके माध्यम से सीखता है, लेकिन ये उच्चारण नहीं करा पाती। उच्चारण क्यों नहीं करा पाती? क्योंकि यह उच्चारण में बाधा पैदा करती है। तो चौथी जो इसका दोष आता है वो आता है कि यह विधि द्वितीय भाषा के उच्चारण में बाधक है। इस विधि इस पॉइंट को आप थोड़ा ध्यान से सीखिए। यह विधि द्वितीय भाषा के उच्चारण में बाधक है। इसका मतलब हो गया जिन लोगों ने या आपने या मैंने इस विधि के माध्यम से ही अंग्रेजी विषय को सीखा है, तो हम आज तक अंग्रेजी बोलने में झिझक महसूस करते हैं या इसको थ्रू आउट अंग्रेजी नहीं बोल सकते। इसका मात्र कारण यही है कि जब भी कोई हमसे कोई अंग्रेजी में या दूसरी भाषा में जब प्रश्न करता है तो हमारा दिमाग सबसे पहले उसको ट्रांसलेट करता है।
और ट्रांसलेट करने के बाद उसका उत्तर ढूंढता है हमारी मातृभाषा में, और फिर उस उत्तर को हमको वापस दोबारा दिमाग को ट्रांसलेट करना होता है। इसका मतलब हो गया ये 4 प्रक्रियाओं से गुजरने वाली प्रक्रिया हो गई। श्रवण करा, उसके बाद में ट्रांसलेट किया, फिर ट्रांसलेट करने के बाद में फिर उसका उत्तर सोचा दोबारा मस्तिष्क ने, फिर वापस ट्रांसलेट की प्रक्रिया में आया और फिर उसके बाद उच्चारण पे आया। तो इतनी देर में काफी देर हो जाती है और हम ट्रांसलेट के चक्कर में ही दूसरी भाषा का उच्चारण नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार से ये समझने में यह विधि जो है, अगर इस विधि से किसी दूसरी भाषा को पढ़ा जाए तो निश्चित रूप से ये बात आपके समझ में आ जानी चाहिए कि जो है हम दूसरी भाषा का उच्चारण बहुत सही तरीके से नहीं कर पाएंगे और दूसरी तरीका से और हमारे मन में एक झिझक या शर्म बनी रहेगी। ठीक है ना, ठीक है। और ये 5वीं जो आती है इसमें है, यह है एक रटन प्रणाली है। रटन प्रणाली यह है, इसका कारण ये हो गया कि हम दूसरी भाषा के जो वोकैबुलरी है, शब्द ज्ञान है, उसकी जो है उसको रटने का प्रयास करते हैं, ज्यादा से ज्यादा दूसरी भाषा के शब्दों को वोकैबुलरी को रटन करते हैं, लेकिन उसके ग्रामर सिस्टम को नहीं समझ पाते। जबकि अगर हम दूसरी भाषा में पढ़ाया जाए हम रट लेते हैं, लेकिन हम उसको समझने का प्रयास नहीं करते। इस कारण से ये दूसरी भाषा जो है, दूसरी भाषा की व्याकरण हमारे समझ में भी नहीं आती है और समझ में नहीं आने के कारण हम लोग जो है दूसरी भाषा को स्वाभाविक रूप से, नेचुरल रूप से नहीं सीख पाते। ठीक है ना, आगे देखिए, स्वतंत्र सोच में बाधक। जिस प्रकार से आप मातृभाषा में सोच सकते हैं, क्या आप उसी प्रकार द्वितीय भाषा में सोच सकते हैं? क्या एक प्रश्न आपके मन में उठता होगा कि मैं जिस प्रकार से एक कल्पना जो कर पा रहा हूं अपनी मातृभाषा में, क्या आप उसी प्रकार की कल्पना द्वितीय भाषा अर्थात अंग्रेजी या संस्कृत में कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते ना। इसका मतलब हुआ इस विधि से पढ़ने के कारण हम दूसरी भाषा में अपने विचारों को सोच भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते, हम उन पे विचार उत्पन्न भी नहीं कर सकते। विचार उत्पन्न करने में भी यह विधि बाधक है। तो इतना आप लोगों के समझ में आ गया होगा। इस विधि के दोषों के बारे में हमने चर्चा कर ली है। तो आज के वीडियो में हमने इस जो व्याकरण अनुवाद प्रणाली है, आपकी 3rd यूनिट है, 3rd यूनिट के इस प्रकरण की 4 विधियां हैं। उन 4 विधियों में पहली विधि यही है। कल हम दूसरी भाषा के बारे में बात करेंगे, दूसरी विधि के बारे में बात करेंगे। दूसरी जो विधि है वो आपकी प्रत्यक्ष प्रणाली है। उस प्रत्यक्ष प्रणाली के बारे में कल हम चर्चा करेंगे आप लोगों से। उसके बाद तीसरी जो आपकी आती है वो आती है संप्रेषण प्रणाली, और चौथी आती है आपकी ढांचागत, और अंग्रेजी में उसे स्ट्रक्चर मेथड कहते हैं। ये 4 प्रणालियों के बारे में आपको इस तीसरी यूनिट में पढ़ना है, तो आपकी 3rd यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है ना। तो इन 4 प्रणालियों में से एक प्रणाली आपकी परीक्षा में आने वाली है। अगर आप एक यूनिट को ढंग से पढ़ते हैं तो आपका बहुत सारा काम होता है। तो आशा ही नहीं, उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो का लाभ उठाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।